हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसा कि हम अपनी पॉलिटी की एनसीईआरटी कवर कर रहे थे, उसमें हमने चैप्टर अपने 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा चैप्टर नंबर 7 है। तो चलिए इसको कवर करते हैं आज। सो इस चैप्टर में हम फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लेते हैं। इसमें मैं आपको लाइन टू लाइन कवर करती हूँ। पहले मैं लाइन पढ़ती हूँ, उसके बाद आपको समझाती हूँ, जिससे कि आपकी एनसीईआरटी एकदम लाइन टू लाइन कवर हो जाती है। और जब मैं समझाती हूँ तो मतलब लाइन का पूरा मतलब भी आपको पता चल जाता है। ऐसे मैं ये कवर करती हूँ। इसमें लेट्स स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन में है हमारा, लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑन नेक्स्ट टू पेजेस ऑफ इंडिया 1947 एंड 2017। इसमें कह रहे हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, वो नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, जो कि है 1947 का और 2017 का। दे हैव चेंज ड्रामेटिकली ओवर द ईयर। वो चेंज हो गया है। पहले क्या था, चलो मैं इसी के थ्रू बताती हूँ, अब ऐसे समरी हो जाएगी फिर। बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स हैव चेंज। जो हमारे स्टेट की बाउंड्रीज हैं वो चेंज हो गई हैं। हमारे जो स्टेट के नेम्स हैं वो चेंज हो गए हैं। हमारे स्टेट जो पहले जितने स्टेट थे उसके कंपैरिजन के अब स्टेट जो है वो चेंज हो गए हैं। पहले कम थे, अब ज़्यादा डिवाइड हो गए हैं स्टेट्स। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारा चेंजमेंट हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि पहले हमारा एक स्टेट था यूनियन प्रोविंसेस, अब उसमें बहुत सारे पार्ट्स बन गए हैं, उत्तर प्रदेश वगैरह वगैरह। ऐसे करके बहुत ज़्यादा पार्ट्स जो हैं वो डिवाइड हो गए हैं। पहले जैसे कि हमारा वेस्ट बंगाल था, सिर्फ वो बंगाल जो था वो अभी बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ये ऐसे करके इसमें हमने देखा है, व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट we had a number of provinces that the British government had organized only for administrative convenience. जब हमारी इंडिया आज़ाद हुई थी, उससे पहले जो हमारे प्रोविंसेस थे, हमारे ब्रिटिशर नंबर ऑफ प्रोविंसेस थे, वो हमारी गवर्नमेंट जो थी उस टाइम की, ब्रिटिशर्स जो थे, जो वो हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उनने ऑर्गेनाइज कर रखा था सिर्फ और सिर्फ किसके, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली उनने उसको करके रखा था ऑर्गेनाइज। व्हेन अ नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट मर्ज्ड विद द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडियन यूनियन। और जब हमारे जो वो प्रिंसली स्टेट जो थे वो हमारे न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स के साथ मर्ज हुए, तो हमारा इंडियन यूनियन जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ। दीज वर जॉइन टू द एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस। और ये सब जो हमारे पुराने जो प्रोविंसेस थे, उन जो एग्जिस्ट करते थे पहले, उनको उन उन सब से ज्वाइन हुए, उन सब से बने हैं। ठीक है, दिस इज़ वॉट यू सी इन द फर्स्ट मैप। और ये हमने अपने पहले मैप में हम देखेंगे, अभी हम आगे चल के देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। सिंस देन बाउंड्रीज ऑफ स्टेट हैव बीन रिकॉग्नाइज मैनी टाइम। और हमारे जो स्टेट्स की बाउंड्रीज है वो बहुत बार रिकॉग्नाइज हुई हैं। During this entire period, not only did boundaries of state change, but in some cases even their name change according to wishes of the people of those state। और सिर्फ बाउंड्रीज नहीं चेंज हुई हैं, बल्कि स्टेट्स के नेम भी चेंज हुए हैं। जो भी वहाँ के लोग हैं उनके अकॉर्डिंगली जो वो नेम पसंद करते हैं अपने स्टेट का, वो नेम भी बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। जैसे कि हमारा 10 मैसूर चेंज टू कर्नाटका, तो मैसूर का नाम चेंज होके कर्नाटका हो गया है अब। एंड मद्रास जो था वो अब तमिलनाडु कहलाता है। द मैप शोज these large scale change that had taken place in the space of over 70 years। और ये जो चेंज आया है वो 70 ईयर्स के स्पेस में चेंज हमें देखने को मिला है। In a way the map shows these large scale the 70 years। In a way these maps also tell us the story of function of federalism in India। और ये जो मैप है ये हमारा कैसे, हमारा फेडरलिज्म जो है उसका कैसे फंक्शन है हमारे इंडिया में, वो भी हमारा बताता है। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा, हम समझ जाएंगे कि हमारा फेडरलिज्म क्या होता है, हमारा फेडरल प्रोविंसेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है,
हमारा इश्यूज इन्वॉल्व इन रिलेशंस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, हमारा स्टेट और सेंटर के बीच में क्या इश्यूज जो इन्वॉल्व हैं, क्या क्या इश्यूज हैं। द स्पेशल प्रोविजन ऑफ सर्टेन स्टेट्स हैविंग अ डिस्टिंक्ट कॉम्पोजिशन एंड हिस्टोरिकल फीचर्स, और अलग अलग स्टेट के अलग अलग टाइप के डिस्टिंक्ट कॉम्पोजिशन है। सो ये सब हम इस चैप्टर में अपने पढ़ेंगे, और उनकी हिस्टोरिकल फीचर्स भी अलग अलग है। सो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे। अब हम अपना मैप देख लेते हैं। ये मैप है हमारा 1947 का, जब हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था। तो तब का आप देखिए, तब हमारा क्या था, ये देखिए, ये यूनियन प्रोविंसेस जो है ना, अब हमारा इस किस किस में डिवाइड हो गया, ये हमारा उत्तर प्रदेश आ गया, इसमें हमारा उत्तराखंड आ गया। मतलब अब ये चीज़ें जो है वो डिवाइड हो गई हैं। हमारा बिहार, ये बिहार तो वही है। सेंट्रल प्रोविंसेस हमारा बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हमारा मैसूर, ये हमारा कर्नाटका वाला पोर्शन हो गया। कर्नाटका, इसका नाम चेंज हो गया। मद्रास हमारा तमिलनाडु बन गया। सो मतलब बहुत ज़्यादा इसमें हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। सो ये और जो हमारा ये देखिए नॉर्थन जो पार्ट है हमारा नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है वो अब हमारा 7 स्टेट्स में डिवाइड हो गया है। बट पहले हमारा क्या था, सिर्फ देखिए ये बस असम, ये पूरा असम में आता था। तो मतलब बहुत ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को मिले। ये तो था 1947 का। अब हम अपना 2017 का मैप देख लेते हैं। देखो, अभी मैंने यूनियन प्रोविंसेस दिखाया था, वो हमारा किस किस में डिवाइड, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है। और जैसे कि हमारा जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थे, पहले असम का था, अब देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, ये भी बहुत ज़्यादा, मणिपुर, नागालैंड, ये सब मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें डिवाइड होती गई हैं। और पहले हमारा क्या था, सिर्फ आंध्र प्रदेश था, मतलब अभी थोड़े दिनों पहले। लेकिन 2014 में क्या हुआ हमारा ये डिवाइड हो गया, हमारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। जो पहले क्या था, पहले ये पूरा इतना पूरा हुआ करता था, और अब ये डिवाइड होके आधा आधा फिर से बाइफर्केट हो गया। तो ये वाला पार्ट जो हो गया वो आंध्र प्रदेश में आ गया, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो तेलंगाना में आ गया। सो बहुत सारे हमें चेंजमेंट जो है वो देखने को मिले हैं। सो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फेडरलिज्म। तो अब ये फेडरलिज्म होता क्या है, तो हम इसमें लाइन टू लाइन कवर करते हैं। सो यूएसएसआर जो था, मतलब जो हमारा सोवियत यूनियन जो था, मतलब रशिया वाला, रशिया में एक टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टेट्स जो थे वो, मतलब अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं जैसे यूक्रेन वगैरह है, पहले सब एक में कंबाइन थे, तो उसको हम कहते थे यूएसएसआर, ठीक है। सो ऐसा था। So, USSR was one of the world's superpower, but after 1989, it simply broke up into several independent countries. So, USSR पहले जो था वो वर्ल्ड सुपर पावर था, पूरी वर्ल्ड का वन ऑफ द सुपर पावर था। और 1989 के बाद में वो जो हमारा पूरा यूएसएसआर था वो आधे आधे पार्ट्स में अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया। मतलब एक कंट्री अलग चली गई, एक कंट्री अलग चली गई। तो वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर इट्स ब्रेकअप was the excessive centralization and concentration of power and the dominance of Russia over other regions with independent language and culture of their own. So इसका ब्रोक होने का मतलब, इसका ब्रोक होने का रीज़न ये था कि जो पावर जो थी एकदम सेंट्रलाइज थी, क्योंकि रशिया ने बहुत ज़्यादा डोमिनेशन बना रखी थी जो अदर कंट्रीज़ थे ना यूएसएसआर के जो पार्ट्स थे उनके ऊपर। उनका कोई भी इंडिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं थी, उनका कल्चर नहीं था, उनका कोई ओन कल्चर नहीं था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से यूएसएसआर जो ब्रोक हो गया। सो जैसे कि हमारा युजबेकिस्तान जो था, सम अदर कंट्रीज लाइक युगोस्लाविया, पाकिस्तान ऑल्सो हैड टू फेस अ डिवीज़न ऑफ द कंट्री। सो ये जो अदर कंट्रीज़ हैं यूएसएसआर के अलावा, उन कंट्रीज़ ने भी हमारा जो डिवीज़न है वो फेस किया है। कनाडा केम वेरी क्लोज टू break up between the English speaking and the French speaking region of that country.
और कनाडा जो है बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गया था कि जो इंग्लिश स्पीकिंग जो लोग हैं और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उनके बीच में उनको अभी मतलब अलग अलग कंट्रीज़ बन जाए. इजंट इट अ ग्रेट अचीवमेंट दैट इंडिया विच इमर्ज एज अ इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट in 1947 after a painful partition has remained united over 7 decades of its independent exist. So अलग अलग जो स्टेट्स थे वो अलग अलग उसमें डिवाइड होते गए, हो रहे हैं अभी भी, मतलब होते गए बहुत ज़्यादा. अलग अलग कंट्रीज़ बिल्डअप हो गई, अलग अलग चीज़ें. जैसे हमारा पाकिस्तान था, पहले क्या था, पहले हमारा था ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान था. तो पहले पूरा एक ही पाकिस्तान था, बट अब वो अलग अलग, एक बांग्लादेश बन गया है और एक हमारा पाकिस्तान बन गया है. सो ऐसे करके पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा डिवाइड हो गया. बट हमारा जो इंडिया है वो अभी तक 1947 से आज़ाद हम हुए हैं, उसके बाद भी हमने इतना बड़ा पार्टीशन देखा पाकिस्तान और इंडिया का, बट उसके बाद भी हमारा जो स्टेट है, हमारा जो इंडिया है, वो अभी भी यूनाइटेड है. उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि उससे हमारी एक और कंट्री बनी हुई है. सारे स्टेट जो हैं अभी भी हमारा पूरा इंडिया माने जाते हैं. हमारे उत्तर प्रदेश ले लो, हमारा झारखंड ले लो, हमारे नीचे वाले साउथ इंडियन स्टेट्स ले लो, कर्नाटका, तमिलनाडु, तो जम्मू एंड कश्मीर, मतलब बहुत सारी नॉर्थ ईस्ट. सो अभी तक हम सब कंबाइन हैं. So, all the countries mentioned above were federation, yet they could not remain united. So, हर country में ये जो थे फेडरेशन थे, लेकिन फिर भी ये यूनाइटेड नहीं रह पाए. Therefore, apart from adopting a federal constitution, the nature of their federal state system and the practice of federalism must also be important factor. पर ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया है, बट उसके बाद भी ज़रूरी नहीं कि आप लोग यूनाइटेड रहें. उसमें उसका नेचर क्या है, कैसे फेडरल सिस्टम का नेचर है, कैसे वो प्रैक्टिस करता है फेडरलिज्म को, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें प्ले करते हैं. क्योंकि अगर ये सब नहीं होगा तो आप अच्छे से नहीं रह पाएंगे. अभी ये वाली चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले ये पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा जान लेते हैं कि आखिर फेडरलिज्म होता क्या है. ठीक है. So, India is a land of continental proportion and immense diversities. हमारे इंडिया जो है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. देखो, हमारे नॉर्थ में कोई और लैंग्वेज यूज़ करते हैं अलग अलग स्टेट्स में, कहीं हरियाणवी करते हैं, कहीं हिंदी बोलते हैं. साउथ वाले हमारे हिंदी नहीं जानते हैं, तमिल यूज़ करते हैं, मतलब अलग मराठी लैंग्वेज यूज़ करते हैं. मतलब अलग अलग बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. कल्चर की डाइवर्सिटी, रीजन की डाइवर्सिटी, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारी इंडिया में. देयर आर मोर देन 20 मेजर लैंग्वेज है हमारी इंडिया में, एंड 700 माइनर वंस और सेवरल हंड्रेड्स माइनर वंस हैं. इट इज़ अ होम ऑफ सेवरल मेजर रिलीजन. हमारे इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं अलग अलग. देयर आर सेवरल मिलियंस इंडिजिनस पीपल्स लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री. हमारे इंडिया में अलग अलग जो लोकल पीपल हैं वो अलग अलग जगह पर लिव करते हैं, बहुत ज़्यादा मिलियंस में हैं लोग. स्पाइट ऑफ ऑल दीज डाइवर्सिटी वी शेयर अ कॉमन लैंड मास. और इन सारी डाइवर्सिटीज़ के बाद भी हम जो अपना लैंड मास है वो हम कॉमन यूज़ करते हैं, मतलब हम सब इंडियंस कहलाते हैं. We have also participated in a common history, especially when we fought for independence. और हमने हमारी जो हिस्ट्री जो है वो कॉमन है. हमने पार्टिसिपेट किया था अपनी जो हिस्ट्री में, स्पेशली जब हमारा आज़ादी के टाइम पे जो लड़ाई हो रही थी उसमें हमारे सारे इंडियंस ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था. वी ऑल्सो, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद में, इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद में, वी ऑल्सो शेयर मैनी अदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स. और हम अलग अलग और भी ज़्यादा डिफरेंट फीचर्स जो है वो शेयर करते हैं. दिस हैड लेड आवर नेशनल लीडर टू विजुअलाइज इंडिया एज अ कंट्री वेयर देयर इज़ अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. समटाइम इट इज़ डिस्क्राइब एज यूनिटी विद डाइवर्सिटी. और इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं वो हमारी इंडिया को एज अ विजुलाइज कहते हैं कि हमारी इंडिया को एज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हमारे इंडिया में जो हमारी डाइवर्सिटी है उसमें यूनिटी है, मतलब अलग अलग टाइप के लैंग्वेज है, अलग अलग टाइप के रिलीजन है, मिलियंस ऑफ पीपल्स रहते हैं इंडिजिनस, उनका अलग अलग कल्चर है. तो इसमें हम कहते हैं हमारी इंडिया एज अ डिस्क्राइब करते हैं हमारी इंडिया को यूनिटी विद डाइवर्सिटी.
So, federalism does not consist of a set of fixed principles which are applied to different historical situation. फेडरलिज्म जो है वो कंसिस्ट नहीं करता है कुछ उसके कुछ फिक्स्ड जो प्रिंसिपल हैं वो नहीं कंसिस्ट करते हैं, वो हर एक हिस्टोरिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट है. रैदर फेडरलिज्म एज अ प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इन्वॉल्व डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन. और फेडरलिज्म में क्या होता है, जो गवर्नमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो डिफरेंटली हर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली डिफरेंट इवॉल्व होते जाते हैं. अफ्रीकन फेडरलिज्म, वन ऑफ द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट टू होल्ड अ फेडरल पॉलिटी, इज डिफरेंट फ्रॉम जर्मन और इंडियन फेडरलिज्म, बट देयर आर ऑल्सो फ्यू की आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद फेडरलिज्म. सो अफ्रीकन फेडरलिज्म जो है वो वन ऑफ द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट था जब हमारा फेडरल पॉलिटी जो है वो बुल्ड करी गई थी. बट जो अमेरिकन फेडरलिज्म और जो हमारा अमेरिकन फेडरलिज्म है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हमारे जर्मन और हमारे इंडियन फेडरलिज्म से. बट उसके जो फ्यू जो आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट हैं फेडरलिज्म के, वो सेम ही है, वो वहीं पर है. जैसे कि essentially federalism is an institutional mechanism to accommodate two set of politics. So federalism क्या है, एक institutional mechanism है जो कि दो टाइप के set of polities को जो है वो accumulate करता है, one of the regional level and other at the national level. एक हमारा regional level पर और एक हमारा national level पर. So each government is autonomous on in its own sphere. In some federalist countries there is even a system of dual citizenship. has India has only a single citizenship. तो देखो पहले मैं आपको बता देती हूँ. So imagine this is our India. इसमें हमारे अलग अलग टाइप के स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं. ठीक है, कोई भी कंट्री मान लो इसको. इमेजिन दिस इज एनी कंट्री. तो इसमें हमें ये अलग अलग टाइप के जो स्टेट्स जो हैं वो उसके पार्ट्स हैं, मतलब सब स्टेट्स मान लो उसके पार्ट्स हैं. बट जो हमारी फेडरलिज्म होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारे ये जो स्टेट्स हैं ये अपना ओन डिसीज़न, मतलब अपने डिसीज़न खुद ले सकते हैं. एक स्टेट लेवल पे हमारी गवर्नमेंट होती है, एक हमारी पूरी नेशनल लेवल पर होती है. जैसे कि हमारे यहाँ एक स्टेट लेवल पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, हमारी नेशनल लेवल पर हमारी नेशनल गवर्नमेंट आ जाती है, यूनियन गवर्नमेंट. सो वैसे ही फेडरलिज्म में मतलब ये जो हमारे स्टेट्स हैं ये अपनी जो डिसीज़न है अपने स्टेट के रिगार्डिंग डिसीज़न है वो खुद ले सकते हैं, इतने वो होते हैं. बट जो हमारे कभी कभार जब पूरे कंबाइन होते हैं तो सबका डिसीजन कौन, हमारा नेशन लेता है, पूरे हमारी नेशन गवर्नमेंट. सो यही हमारा फेडरलिज्म का होता है कि जो हमारे स्टेट्स होते हैं वो अपने स्पेस में, अपने ओन स्पेस में अपने ऑटोनॉमस जो फंक्शन है अपने वो ले सकते हैं गवर्नमेंट जो होती है. और कहीं कहीं पर क्या होता है हमारा फेडरलिज्म में दो ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, मतलब कि स्टेट की सिटीजनशिप अलग होती है. अगर मान लो आप यूपी के रहने वाले हो तो आपको यूपी की सिटीजनशिप मानी जाएगी, लेकिन आपको इंडिया की सिटीजनशिप के लिए आपको इंडिया की सिटीजनशिप अलग से लेनी पड़ेगी. लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. हमारे इंडिया में क्या है, अगर आप इंडियन हैं तो आपको ज़रूरी नहीं कि आपको किसी स्टेट की सिटीजनशिप लेनी पड़े, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है. सो ये है हमारा फेडरलिज्म. The people likewise have two sets of identities and loyalties. तो उन people की दो सेट की आइडेंटिटीज़ है और लॉयल्टी है. दे बिलोंग टू द रीजन एज वेल एज द नेशन. तो वो रीजन से भी बिलोंग करते हैं और हमारे नेशन से भी बिलोंग करते हैं. जैसे एग्जाम्पल हमारे वी आर गुजरातीज और झारखंडीज एज वेल एज इंडियंस. मतलब एक इंसान कह सकता है कि हाँ मैं गुजराती हूँ और मैं झारखंडीज हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो गुजराती है तो वो इंडियन नहीं होगा, या फिर अगर वो झारखंड से बिलोंग करता है तो वो इंडिया से बिलोंग नहीं करता है. तो ऐसा कहते हैं अगर आप गुजराती हो इसका मतलब आप इंडियन भी हो.
Each level of polity has distinct power and responsibility and has a separate system of government। और हर एक लेवल पे, जैसे कि हर एक स्टेट पे, हर एक उस पर डिस्टिंक्ट उस पे गवर्नमेंट पे डिस्टिंक्ट पावर होती है, डिस्टिंक्ट अलग अलग टाइप की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसमें गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो भी अलग अलग होता है। ज़रूरी ये नहीं है कि एक स्टेट में अगर कोई गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तो दूसरे स्टेट में भी वही गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। मतलब नेशनल लेवल पे तो एक ही गवर्नमेंट पूरी कंट्रोल करेगी, लेकिन हमारी जो स्टेट लेवल पे होगी वो अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट्स हमें, अलग अलग गवर्नमेंट्स हमें कंट्रोल करती हैं, जैसे हमारे इंडिया में होता है। सो ये हमारा होता है फेडरलिज्म। सो द डिटेल ऑफ दिस ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर जनरली स्पेल्ड आउट इन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये जो ड्यूअल सिस्टम है ना गवर्नमेंट का, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है, विच इज कंसिडर्ड टू बी द सुप्रीम एंड विच इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ पावर ऑफ वो सेट ऑफ गवर्नमेंट। और इसको हम सुप्रीम भी कहते हैं, ये हमारा सुप्रीम है, और यही हमारा सारे दोनों गवर्नमेंट की सेट्स की पावर को जो है वो सोर्स है हमारी पावर का। सर्टेन सब्जेक्ट विच कंसर्न द नेशन एज अ होल, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस और करेंसी, आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। सो जैसे कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ही कंट्रोल करे। मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट से रिलेटेड चीज़ें करती है, मैनेज करती है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके पास पावर होती है कि वो सब कुछ कंट्रोल करें। बट जो नेशंस के लिए, हमारे पूरे नेशन के लिए, हमारे पूरे इंडिया के लिए कोई चीज़ अगर इम्पोर्टेंट है, वो हमारी यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। मतलब देखो, यूनियन गवर्नमेंट का भी रोल होता है। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने अपने स्टेट के अपने अपने रीजन को कवर करती है, लोकल रीजन को। और जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो हमारे पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उन सबको कवर करती है। सो मैंने आपको इंडिया के एग्जांपल से बताया, बट ऐसे करके और भी स्टेट्स के एग्जांपल्स होते हैं। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे हमारी डिफेंस हो गया, हमारी करेंसी हो गया, वो हमारी यूनियन गवर्नमेंट जो है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारी यूनियन गवर्नमेंट, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो मैनेज करती है। और जो हमारे रीजनल और जो लोकल मैटर्स होते हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होती है, उसकी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स पे। और जो ये कन्फ्लिक्ट होते हैं इनके बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो उसके लिए हमने एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो हमारी डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए, डिस्प्यूट सेटल करने के लिए हमने बना रखे कि अगर मान लो स्टेट और सेंटर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट आया, अगर कोई नहीं खुश है किसी की उससे डिसीजन से, तो वो जाके अपना जुडिशरी के पास जा सकते हैं, जो कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती है, जो अपना इंडिपेंडेंट होती है, अपना डिसीजन खुद सुनाती है। सो द जुडिशरी हैज़ अ पावर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट ऑन लीगल मैटर अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर। और हमारी जुडिशरी होती है, उस पर पावर होती है कि वो हमारे जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करे, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच हो रहे हैं। अगर किसी पावर को रिगार्डिंग कि ये पावर किसको मिलनी चाहिए, तो हमारी जुडिशरी डिसाइड करती है। रियल पॉलिटिक्स, कल्चर, आइडियोलॉजी एंड हिस्ट्री डिटरमाइन द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द फेडरल। और जो हमारा रियल पॉलिटिक्स है, हमारा कल्चर है, हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी जो ये सब है, ये हमारे फेडरेशन फेडरेशन का हमारा एक्चुअल जो वर्किंग है वो सब हमारी ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिटरमाइन करती हैं। कल्चर ऑफ ट्रस्ट, कोऑपरेशन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड रेस्ट्रेंट हेल्प फेडरेशन टू फंक्शन स्मूथली। और हमारा जो कल्चर है, ट्रस्ट का, हमारा यूनियन पे ट्रस्ट है, हमें अपने स्टेट की गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है, मतलब स्टेट की गवर्नमेंट को यूनियन की गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है, यूनियन और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारी स्टेट गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है, हमारे इनको एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रेस्पेक्ट है। और ये सारी चीज़ें हमारी फेडरलेशन को स्मूथ फंक्शन करने में हेल्प करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो डिटरमाइन द वे अ कॉन्स्टिट्यूशन वुड वर्क। और पॉलिटिकल पार्टीज, इफ एनी single unit or state or linguistic group or ideology came to domain the entire federation, it could generate a deep resentment among people, or it seemed not sharing the dominant voice. So
अगर मान लो कोई लिंग्विस्टिक ग्रुप हो गया, कोई स्टेट हो गया, कोई एक सिंगल यूनिटी अगर आगे यूनिट आके हमारी पूरे एंटायर फेडरेशन को डोमिनेट करती है, तो हमारे जो पीपल है वो हमारे ये चीज़ को शेयर नहीं करते हैं, उनकी डोमिनेंट वॉइस खुद की है। दिस सिचुएशन could lead to demand for secession by the aggressive unit or could even result in civil war. Many countries are embroiled in such conflict situation. So जैसे कि हमने बताया आपको रशिया में कि यूएसएसआर में कि जो रशिया थी वो हर एक चीज़ पे अलग अलग कंट्रीज, उसके जो अलग अलग स्टेट थे, मतलब जो अभी अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो गए हैं, उनको डोमिनेट करने लगी थी। उनके कल्चर का, उनका कोई अपना खुद का कल्चर नहीं था, उनकी खुद की लैंग्वेज नहीं थी। एक इंसान मतलब एक जो रशिया था वो पूरा उस पर डोमिनेट करने लगा था, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट आया उनके बीच में और सिविल वॉर्स हुए। और हमारा सिविल वॉर भी, जिसकी वजह से हमारे सिविल वॉर्स होते हैं, हमारे जो कोई स्टेट होता है वो हमारा पूरा चीज़ों में बाइफर्केट हो जाता है, मतलब अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो जाता है। तो ये सारे हमारे फेडरलिज्म में इश्यूज आते हैं अगर कोई एक पावर जो है वो डोमिनेट करती है। सो फेडरलिज्म इन नाइजीरिया, सो ये नाइजीरिया का फेडरलिज्म है, आप ये खुद से पढ़ लीजिएगा। मैं बस आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ जो कि आपको नीडेड है, बाकी आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नाइजीरिया में कैसा कॉन्सेप्ट है। एंड फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म कैसा है? Even before independence, most leaders of our nation movement were aware that to govern a large country like ours, it would be necessary to divide the power between provinces and central government. So हमारी आज़ादी से पहले हमारे जो बहुत सारे लीडर्स थे हमारे नेशनल मूवमेंट के, वो इस चीज़ को जानते थे कि हमारी कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमारी एक ही जो पार है, एक ही कोई गवर्नमेंट है वो हमारी पूरी कंट्री को रन कर सके। उसके लिए हमें अलग अलग पार्ट्स में हमारी कंट्री को डिवाइड करना होगा, जिससे कि हमारी कंट्री जो है अच्छे से वर्क कर सके। तो हमारी अलग अलग पार में उनमें डिवाइड करने की ज़रूरत है, जैसे कि प्रोविंसेस और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। सो there was also awareness that Indian society has regional diversity and linguistic diversity. That diversity needs recognition. People of the different regions and language had to share power in each region. People of that region should govern themselves. This was only logical if we want democratic government. So हमारी, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारी इंडिया में अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग टाइप की, हर एक रीजन की अलग अलग कल्चर है, हर एक रीजन की अलग अलग डाइवर्सिटी है। सो उसको बरकरार रखने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हम एक पार को उसके ऊपर थोप दें और वो अपने अकॉर्डिंगली उसको वर्क करे। उसके लिए हमारे जो अलग अलग रीजन के जो लोग हैं वो हमारे अपने नीड्स के अकॉर्डिंग अपने आप को गवर्न करें, अपने आप को रिकॉग्नाइज करें, अपनी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करें, अपनी पावर शेयर करें एक एक रीजन, ईच रीजन्स में, और जो पीपल हैं वो खुद से अपने आप को गवर्न करें। यही हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए यही हमारा एक ओनली लॉजिकल वे है जो हमारे नेशनल लीडर्स जो हैं वो चाहते थे। द ओनली क्वेश्चन वाज व्हाट शुड बी द एक्सटेंट ऑफ पावर टू बी एंजॉय बाय द रीजनल गवर्नमेंट। ये सब चीज़ें तो उन्हें पहले से क्लियर थी कि ये सारी चीज़ें तो नीडेड हैं, बट ये एक क्वेश्चन था उनके माइंड में कि क्या, कि कितने एक्सटेंट तक पावर जो है हमारी रीजनल जो हमारी गवर्नमेंट है उसको देनी चाहिए, कितनी पावर उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। बस ये उनका एक क्वेश्चन उनके माइंड में था। इन व्यू ऑफ द एगिटेशन ऑफ मुस्लिम लीग फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम, a compromise formula to give every large power to the region was discussed during the negotiation before partition. Once the decision to partition India was taken, the Constitution Assembly decided to frame a government that would be based on the principle of unity and cooperation between the center and the states, separating power to the states. और जब हमारा पार्टीशन हो गया मुस्लिम लीग का और हमारा मुस्लिम
कम्युनिटी का हमारा मतलब मुस्लिम लीग के जो लोग थे वो उन्होंने पार्टीशन कर दिया हमारा इंडिया और पाकिस्तान में, हमारा जो देश था वो डिवाइड हो गया। उसके बाद में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग थे उन्होंने हमारा जो डिसीज़न है उसको फ्रेम किया और अपने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन्होंने यूनिटी और कोऑपरेशन को अपने प्रिंसिपल को के बेस पर उन्होंने हमारी जो पार्ट थी उसको सेंटर और स्टेट में सेपरेट कर दिया। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम adopted by Indian Constitution is the principle that relations between state and center would be based on cooperation। So सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा फेडरल सिस्टम का ये है कि जो हमारा प्रिंसिपल है, हमारा मेन प्रिंसिपल है हमारा फेडरल सिस्टम का, वो ये है कि जो सेंटर और हमारे स्टेट है उनका बेस होगा कॉपरेशन, मतलब उनको एक दूसरे को कॉपरेट करना पड़ेगा। दस वाई रिकॉग्नाइजिंग डाइवर्सिटी द कॉन्स्टिट्यूशन एम्फसाइज यूनिटी, और इसको रिकॉग्नाइज करके, डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करके हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो हमारा यूनिटी एम्फसाइज करता है। Do you know, for example, that the Constitution of India does not even mention the word federation? This is how the Constitution describe India। और हमारा, आपको क्या ये पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा फेडरेशन को वर्ड कहीं पर हमें लिखा मेंशन दिखता ही नहीं है, बल्कि हमारे आर्टिकल 1 में हमारा फेडरेशन हम कैसे डिफाइन करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे जो हमारा आर्टिकल 1 में हमारा है लिखा हुआ क्या है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट्स का यूनियन है इंडिया, जो कि हमारा भारत है वो हमारा यूनियन ऑफ स्टेट होना चाहिए। द स्टेट आर टेरिटरीज देयर ऑफ शेल वी एज स्पेसिफाई इन द फर्स्ट शेड्यूल, और हमारे जो स्टेट्स हैं वो हमारी जो और स्टेट और हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं वो हमारी फर्स्ट शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेसिफाई होनी चाहिए। तो ऐसे हमारा फेडरल सिस्टम हम अपने इंडिया में लेके आते हैं, मतलब फेडरलिज्म हमारा कहीं भी रिटन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हम अपने आर्टिकल 1 और 2 के थ्रू हम अपना ये जो सिस्टम है वो हम अपना डिफाइन करते हैं। ओके, सो डिवीज़न ऑफ पावर, देयर आर 2 सेट ऑफ गवर्नमेंट क्रिएटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारी पावर जो है वो कैसे डिवाइड हुई है, सो देयर आर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट क्रिएटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 2 टाइप के सेट्स की गवर्नमेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड करी है। एक क्या जो हमारे पूरे एंटायर नेशन के लिए है वो क्या है हमारी यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और एक जो हर एक यूनिट मतलब एक एक स्टेट के लिए है, अलग अलग स्टेट को, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। बोथ ऑफ दीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड क्लियरली आइडेंटिफाई एरिया ऑफ एक्टिविटी, और हमारी दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी स्टेट गवर्नमेंट दोनों की उनकी अपनी पावर है, उनकी अपनी अपनी जो आइडेंटिटीज़ हैं वो हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या उनको एक्टिविटीज़ करनी है अपने रीजन में, वो सारी उनकी हमारी हैं लिखी हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इफ़ देयर इज़ एनी डिस्प्यूट अबाउट which power come under the control of union and which under the state, this can be resolved by judiciary on basis of constitution provision। और अगर कभी कभी इनके बीच में कोई डाउट आता है, कोई कंफ्लिक्ट अगर होता है कि आपकी कौन सी पावर हमारी यूनियन की है, कौन सी पावर हमारी स्टेट की है, तो हमारी वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करती है हमारी जुडिशरी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंसेस, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंसेस में लिखा हुआ है उसके बेसिस पे। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिमार्केट subjects which are under the exclusive dominance of union and those under the state। Study the chart given on the next page carefully, it show how power and distributed between the center and state। One of the important aspect of this division of the power is that economic and financial power are centralized in the hand of central government by the constitution। So जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ हमारे लिखा हुआ है कि कौन सी पावर जो है वो हमारी यूनियन के पास है और कौन सी पावर हमारी स्टेट के पास है। और हमारे जो नेक्स्ट पेज पे अभी हम देखेंगे उसमें हमारा लिखा हुआ है कि कौन सी पावर कौन सी है, ये हम अभी देखेंगे आगे चल के। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट लिखी हुई है, वो हमारी
फाइनेंशियल पावर और हमारी इकोनॉमिक पावर है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। स्टेट हैव इमेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी बट वेरी मेगा रेवेन्यू रिसोर्सेज। सो हमारे स्टेट के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है बट उनकी बहुत ही मतलब उनका रेवेन्यू रिसोर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेग्र है। ठीक है। सो अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी शेड्यूल नंबर 7, शेड्यूल 7 में हमारी कौन सी पावर हमारी स्टेट के पास है, कौन सी पावर हमारी सेंटर के पास है और कौन सी पावर हमारी सेंटर और स्टेट दोनों के पास है, वो हमारी 3 लिस्ट हमारी शेड्यूल नंबर 7 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। वो कौन कौन सी है? देखो, यूनियन लिस्ट में हमारी यूनियन की सारी पावर है, स्टेट लिस्ट में हमारी स्टेट की पावर है और हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में हमारी जो यूनियन की पावर है और स्टेट की पावर है दोनों कंबाइंड जो पावर है, मतलब इस पे हमारा यूनियन भी लॉ बना सकता है और हमारा स्टेट भी लॉ बना सकता है। ये पावर हमारी सारी किस में है? वो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में है। सो अब हम देखते हैं कौन कौन सी हमारी यूनियन लिस्ट की पावर है और कौन कौन सी हमारी स्टेट लिस्ट की पावर है और कौन कौन सी हमारी कॉन्करेंट लिस्ट की पावर है। सो हमारी जो यूनियन लिस्ट में जो पार्स हैं वो हमारी डिफेंस हो गया, क्योंकि ये सारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे नेशन के लिए। क्योंकि अगर मान लो कोई भी दूसरा नेशन हमसे एकदम फाइट करने के लिए आ गया तो ऐसा तो नहीं है हर एक स्टेट अलग अलग जाके लड़ेगा, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे नेशन के पास है, हमारी यूनियन सेंटर गवर्नमेंट के पास है, वो डिसाइड करेगी। मतलब डिफेंस का इक्विपमेंट जो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए क्रूशियल है, हमारी जो एटॉमिक एनर्जी की पावर है, हमारे फॉरेन अफेयर्स और हमारे वॉर एंड पीस के चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट, ये सारी चीज़ें हमारी यूनियन लिस्ट में आ जाती हैं। इनके ऊपर जो भी लॉ बनाना होगा वो कौन बनाएगा? हमारा सेंटर गवर्नमेंट। और अब हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन सी पावर आ जाती हैं? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हमारी आ जाती हैं एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट्स, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, ट्रेड एंड मतलब ये सारे ऊपर इन सब टॉपिक्स के ऊपर अगर किसी को लॉ बनाना होगा तो वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। अब कुछ पावर जो है वो हमारी दोनों के पास होती हैं, जैसे इन पर हमारी यूनियन भी लिस्ट पावर, एडुकेशन का अगर कोई सब्जेक्ट है उस पर हमारी यूनियन लिस्ट भी पावर बना सकती है, मतलब लॉ बना सकती है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। अगर कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करना है, अगर एग्रीकल्चर लैंड के अदर है कोई प्रॉपर्टी तो उस पर भी हमारी दोनों ही लॉ बना सकती हैं। कोई फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, अडल्ट्रेशन हो गया, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, इन पर हमारी जो है वो हमारे दोनों लोग ही लॉ बना सकते हैं। सो अब हमारी कुछ जो होती हैं रेजिडरी पावर होती हैं, वो क्या होती हैं? include all other matter not mentioned in any of the list. Savas law union legislature alone has a power to legislate on such matter. अगर मान लो कोई ऐसी लिस्ट है, ऐसा सोच लो जो हमारा अभी मैंने आपको बताया ना कि हमारा शेड्यूल जो 7 है उसमें हमारी डिवाइड है पावर, कौन से पे हमारा यूनियन लिस्ट बना सकती है लॉ, कौन से हमारा स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, कौन से पे हमारा स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट जो है दोनों कंबाइंड होकर लॉ बना सकती हैं। बट अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो हमारी ना तो यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है, ना हमारी स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है और ना हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा हुआ है, तो भाई उस पर कौन लॉ बनाएगा? उस पर लॉ बनाएगा हमारा सेंटर गवर्नमेंट। उसकी पावर किस पे होगी? सेंटर गवर्नमेंट। और ऐसे सब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं रेजिडरी पावर। मतलब जैसे साइबर लॉ देख लो, साइबर लॉ ना हमारे स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है, ना हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा हुआ है और ना हमारी सेंटर लिस्ट में लिखा हुआ है, तो उस पर लॉ कौन बनाएगा? उस पर हमारी यूनियन लेजिस्लेचर मतलब हमारा पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, सेंटर गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। तो ऐसे हमारी जो शेड्यूल नंबर 7 है वो ऐसे ऐसे करके पावर को हमारी डिवाइड करता है। ओके, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। सो फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर। अब फेडरलिज्म तो है, मतलब एक नेशन है, उसके अंदर अलग अलग पार्ट हैं, एक नेशनल लेवल पे हमारी एक बहुत ही ज़्यादा एक गवर्नमेंट है जो कंट्रोल करती है, दूसरी हमारी स्टेट लेवल पे अलग अलग स्टेट पे अलग अलग पावर हमें कंट्रोल करती हैं। बट फेडरलिज्म, स्टेट तो अपनी अपनी गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं बट ज़्यादा कंट्रोल हमारी स्ट्रॉन्ग
कंट्रोल है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का। वैसा फेडरलिज्म क्या है, वो ये है, इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जनरली एक्सेप्ट करते हैं हम कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट से। सो इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ कॉन्टिनेंटल डायमेंशन विद इमेंस डाइवर्सिटी एंड सोशल प्रॉब्लम। हमारी इंडिया जो है वो इंडिया में इमेंस डाइवर्सिटी है, हमारे बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप की सोशल प्रॉब्लम्स हैं। सो इन सब चीज़ों की वजह से द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव दैट वी रिक्वायर्ड अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड अकोमोडेट डाइवर्सिटी। हमें ऐसा कोई सिस्टम, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो ये चाहते थे कि हमारा कोई ऐसा सिस्टम हो जो कि हमारा कंट्रोल करे, हमारे बिलीव करते थे कि जो हमारा फेडरल सिस्टम हो वो हमारी डाइवर्सिटी को अलग ना होने दे, उसको अकोमोडेट करके बनाए। तो उसके लिए बट दे ऑल्सो वांटेड टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेंटर टू स्टीम disintegration and bring about social and political change. It was necessary for the center to have such power because India at the time of independence was not only divided into provinces created by British, but there was a more than 50 princely state which had to integrated into existing state or new state had to create it. So हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो चाहते थे कि जो हमारी डाइवर्सिटी है वो भी ना जाए और हमारे जो कंट्रोल है वो ज़्यादा हमारी सेंट्रल पावर का हो, क्योंकि हमारी जो प्रिंसली स्टेट थे वो अराउंड हमारे 500 प्रिंसली स्टेट से ज़्यादा थे और हमारे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वो भी बहुत ज़्यादा थे। तो उन सब की वजह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो चाहते थे कि हमारा जो इंडिया का फेडरलिज्म हो वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो उसका वो स्ट्रॉन्ग हो। सो बिसाइड द कंसर्न ऑफ यूनिटी द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो बिलीव द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ कंट्री नीडेड टू बी हैंडल्ड बाई अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट इन कॉपरेशन विद द स्टेट। इन सब चीज़ों के बाद में, यूनिटी के कंसर्न होने के बाद में, हमारे जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन थे वो चाहते थे, उनका बिलीव था कि जो सोशियो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है हमारी कंट्रीज़ की वो हमारी एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल करी जाए और हमारे स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कॉपरेशन हो, ऐसे वो चाहते थे। हमारी पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड इनक्वालिटी ऑफ वेल्थ वर सम ऑफ द प्रॉब्लम दैट रिक्वायर प्लानिंग एंड कॉपरेशन। और ये सारी हमारी पॉवर्टी, हमारी इलिटरेसी, हमारी इनइक्वालिटीज़ जो थी वेल्थ की, वो सारी हमारी प्रॉब्लम थी। हमारी एक उसके लिए हमें एक हमारी प्रॉब्लम को कॉर्पोरेशन, एक कोऑर्डिनेशन करना चाहिए था उस टाइम पे, जिससे कि हम इन सारी चीज़ों को अपने एलिमिनेट कर पाते। Thus concern for unity and development promotes the makers of the constitution to create a strong central government। और हमारी यूनिटी के कंसर्न्स को, हमारे डेवलपमेंट के प्रॉम्प्टेड को हमारे मेकर्स ने हमारे स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को एडॉप्ट किया। लेट अस लुक एट द इम्पोर्टेंट प्रोविजन दैट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। और हम अपने अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से हमारे वो प्रोविंसेस हैं जिसकी वजह से हम अपनी गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। सो वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी इसको इतना ही करते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा एक साथ पढ़ेंगे तो आपके माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा और आपके आई डोंट थिंक आपको एकदम से सब कुछ समझ में आएगा। तो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मिलते हैं। तब तक के लिए आप ये चैप्टर रिवाइज करिए। इसको वीडियो देखने के बाद में खुद से एक बार एनसीईआरटी पढ़िए, और अगर तब कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और आई होप आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में कवर किया है। बट अगर बाई चांस नहीं भी आता तो आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं अपनी वीडियो डालूँ तो आप तक वीडियो पहुंच जाए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही वीडियो डालूँ वैसे ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि अगर कोई भी इशू है मेरी वॉइस में, या फिर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कुछ भी है, तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। ओके, सो थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए।